Hello students, today we are going to start new chapter कैलोरीमेट्री। और ये चैप्टर आपका हीट का चैप्टर है, बट हीट में स्पेसिफिक हीट का बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। हीट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, बट हम इस चैप्टर में जो मेन फोकस करेंगे वो हमारा कैलोरीमेट्री पे होगा। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कैलोरीमेट्री। और इन दिस चैप्टर कैलोरीमेट्री क्या होता है, वो आपका हीट से रिलेटेड एक पूरा ओवरऑल फिनोमिना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीट क्या होता है। सो व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है। जब दो बॉडीज़ जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होती हैं, हम अगर कंसिडर कर रहे हैं कि हम कोई भी दो बॉडी ले रहे हैं, ठीक है, अगर उन दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। एक का टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और एक का टेम्परेचर T2 है, या फिर जब हम दो बॉडीज का कंपैरिजन करते हैं तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं हॉट बॉडी, और जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होता है उसे कहते हैं कोल्ड बॉडी। मीन्स जब दो बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं, हॉट बॉडी या फिर कोल्ड बॉडी, इसमें से दोनों का टेम्परेचर बराबर दोनों सेम है आपका, लेकिन अगर टेम्परेचर इक्वल नहीं है और एक का टेम्परेचर ज़्यादा एक का टेम्परेचर कम है तो हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। सो व्हाट इज हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड दो बॉडीज जो एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच में हीट का ट्रांसफ़र होता है। और हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा, डायरेक्शन क्या होगा? हीट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, और वी कैन से दैट हीट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जब जो बॉडीज़ हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है उससे आपका जिसका टेम्परेचर कम है उसकी डायरेक्शन में आपका हीट का फ्लो होता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, और कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये कैसे पता चलता है आपको? टेम्परेचर से पता चलता है। सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर, अगर कहते हैं इसका टेम्परेचर ना, अभी गर्मी के टाइम में या सर्दी के टाइम में, तो सर्दी के टाइम में टेम्परेचर कितना है, गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर क्या है, कितना है, तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है कोई भी बॉडी गर्म है या फिर ठंडी है। सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, एंड इट्स SI यूनिट इज केल्विन। SI यूनिट सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें पता है कि टेम्परेचर हमारा एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है और इसका SI यूनिट होता है केल्विन। एंड नाउ यूनिट ऑफ heat will be joule. Why unit of heat will be joule? Heat is a form of energy and energy का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। सो आपका हीट का भी यूनिट क्या होगा? जूल होगा। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट। कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, किस पे डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना हीट है। हीट ज़्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट कम होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा। तो मीन्स जो बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, वो डिपेंड करता है कि बॉडी का हीट कितना है, बॉडी का हीट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, कोई भी सब्सटेंस है, तो उसका जो हीट का क्वांटिटी होता है और दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, कोई भी बॉडी है या फिर कोई भी सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं उसका मास कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका बॉडी में हीट कितना है। एंड दैट हीट विल बी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। कोई बॉडी है उससे हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हीट ट्रांसफ़र करने में क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर में क्या होता है, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का, हीट अगर रिलीज होगा तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लॉजिकल बातें हैं, अंडरस्टूड होगा आपको ये पॉइंट। तो बॉडी में अगर हीट दे रही है या बॉडी से हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर एमिशन हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर विल बी डिपेंडेंट ऑन हीट। हीट ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो जब किसी बॉडी को हीट देते हैं और उसके टेम्परेचर में क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर में इंक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। बॉडी का टेम्परेचर घटता है तो मतलब वहाँ से बॉडी से हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो जो आपका हीट का अमाउंट होता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सब्सटेंस, एंड दैट हीट विल बी प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। बॉडी जो है उसमें जो भी आप हीट दे रहे हैं तो जो हीट का अमाउंट होगा
दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आपने ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट दिया है। टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज कम हो रहा है तो मतलब आपने हीट का जो एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन है वो कम हुआ है। So amount of heat, quantity of heat will be directly proportional to the mass of substance and will be directly proportional to the change in temperature, and it will depend on one more thing। ये एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, nature of material of the substance, कि जो मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ना, इस सब पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है। उस पर डिपेंड करता है कि मटेरियल में हीट क्या होगा, कितना जल्दी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर उससे कितनी जल्दी हीट का एमिशन होगा। सो ये डिपेंड करता है कि मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, किस तरह का सब्सटेंस यूज हो रहा है जिसको हम हीट दे रहे हैं या फिर जिससे हम हीट ले रहे हैं। तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। सो Q विल बी प्रोपोर्शनल टू M del T। M मीन्स मास ऑफ सब्सटेंस एंड del T इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे एंड दैट कांस्टेंट विल बी इंडिकेटेड एज C। इस कांस्टेंट को C से इंडिकेट करते हैं एंड दिस C इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई भी सब्सटेंस है, हर सब्सटेंस का, हर मटेरियल का एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है एंड दैट विल बी इंडिकेटेड एज C। सो Q इज इक्वल टू MC del T। Q मीन्स अमाउंट क्वांटिटी ऑफ हीट, M mass of substance, C specific heat capacity of material and del T is change in temperature। तो बोला कि तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मटेरियल किस तरह का यूज़ हो रहा है। तो मटेरियल किस तरह का यूज़ हो रहा है तो उसमें आपका हर मटेरियल का एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, तो वो आपका C से इंडिकेट करते हैं। तो हर मटेरियल का एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो इससे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से पहले आपको ये टर्म समझना जरूरी है कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेकिन इसमें जो ये टर्म है हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है और ये हीट कैपेसिटी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट इज थर्मल हीट कैपेसिटी। थर्मल हीट कैपेसिटी को हमने C डैश से इंडिकेट किया है। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से इंडिकेट किया है, तो थर्मल हीट कैपेसिटी को हम C डैश से इंडिकेट कर रहे हैं। एंड नाउ व्हाट इज हीट कैपेसिटी? कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस का मास क्या है? M। सब्सटेंस का मास क्या है? M है, और M kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है, दैट अमाउंट ऑफ हीट नोन एज हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का ओवरऑल जितना भी मास है, अगर आपका M मास M kg का या फिर आप 10 kg लीजिए, 20 kg लीजिए, जो ओवरऑल सब्सटेंस है उसका जितना भी मास हो, ठीक है, पूरे मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है, दैट अमाउंट ऑफ हीट नोन एज हीट कैपेसिटी एंड दैट इज इंडिकेटेड एज C dash। So heat capacity is equal to amount of heat required for rise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। So we can write heat capacity is equal to amount of heat divided by rise in temperature। So it will be equal to del Q by del T। Del Q is the amount of heat, हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं ना, तो हमने कितना हीट दिया, कितना हीट चाहिए हमें, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, व्हेन del T ना, हियर इट इज del T इज द चेंज इन टेम्परेचर। सो इफ del T विल बी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और वी कैन राइट 1 केल्विन। इफ del T विल बी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, देन C डैश विल बी इक्वल टू del Q। यहाँ C डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, del Q आ जाएगा। del Q इज द अमाउंट ऑफ हीट। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड for rise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए, चेंज इन टेम्परेचर है, इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है, दैट अमाउंट ऑफ हीट विल बी इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट, सॉरी दैट अमाउंट ऑफ हीट विल बी इक्वल टू हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये हीट कैपेसिटी हो गया है। अभी हीट कैपेसिटी से हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा?
अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे डेल क्यू बाई डेल टी, वी नो डेल क्यू इक्वल टू क्या हमारा फॉर्मूला था एम सी डेल टी। देखिए जब हमने हीट के लिए फॉर्मूला निकाला था तो हमारा हीट इज इक्वल टू था एम सी डेल टी। ठीक है, हमारा हीट प्रोपोर्शनल टू एम था एंड क्यू वॉज प्रोपोर्शनल टू डेल टी, सो क्यू वॉज इक्वल टू एम सी डेल टी। तो क्यू इक्वल टू एम सी डेल टी फॉर्मूला पुट कर दिया उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। तो यहाँ से डेल टी एंड डेल टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा सी डैश इक्वल टू एम सी। एम इज मास, सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे सी डैश क्या है, हीट कैपेसिटी है, एंड सी डैश इज हीट कैपेसिटी एंड सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, सी डैश इक्वल टू एम सी, एम इज मास एंड सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर यहाँ से आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला निकालेंगे देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी विल बी इक्वल टू सी डैश बाई एम। सी डैश बाई एम मतलब हीट कैपेसिटी डिवाइड बाई एम, हीट कैपेसिटी डिवाइड बाई एम। देखिए मास एम के लिए आपका हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या था, मान लीजिए सी डैश ना, हमारा ओवरऑल मास क्या है सब्सटेंस का, एम है, एम मास के लिए हीट कैपेसिटी सी डैश है। तो अगर आप देखिए तो आपका 1 kg मास के लिए आपका हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, सी डैश बाई एम हो जाएगा, सी डैश बाई एम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ले लें एम इक्वल टू हम लेते हैं 1 kg, इफ 1 will equal to 1 kg, if m equal to 1 kg then c will be equal to c dash, means this specific heat capacity is the heat capacity for 1 kg for unit mass। समझ में आया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी फॉर यूनिट मास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका हीट कैपेसिटी ही है बट फॉर unit mass, m equal to 1 kg, if you will put m equal to 1 kg then c will be equal to c dash, means specific heat capacity is heat capacity for unit mass। तो फॉर्मूला भी यहाँ से आ गया आपका, फॉर्मूला देखिए यहाँ से जो आपका सी डैश इक्वल टू एम सी आया, यहाँ से सी के लिए फॉर्मूला है सी डैश बाई एम। तो यहाँ से आप डेफिनेशन एक आपका ये बनता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी फॉर यूनिट मास, और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू हीट कैपेसिटी डिवाइड बाई एम। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी दोनों में डिफरेंस भी पूछता है। अब इससे आपका डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए कैसे बनेगा, इफ m विल बी इक्वल टू 1 kg, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। m मास का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है वो हीट कैपेसिटी हो गया। ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू 1 kg। तो ये कहेंगे कि यूनिट मास के लिए किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितने हीट का रिक्वायरमेंट होता है दैट अमाउंट ऑफ हीट नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट फॉर रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन फॉर यूनिट मास। ये हो जाएगा कि यूनिट मास के लिए जितने हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए दैट अमाउंट ऑफ हीट नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास फॉर इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। आपका लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बुक में अलग लैंग्वेज होगा, मैं अभी आपको बोलूँगी, मैं आपको 10 बार बोलूँगी शायद 10 बार कोई टर्म आगे पीछे हो जाएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आपका सेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो भी सेंटेंस लिखिए, जो भी डेफिनेशन लिखिए, उसका लॉजिक और उसका सेंस सेम होना चाहिए। कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप ये भी कह सकते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी फॉर यूनिट मास। सेम हो गया, ये भी सिंपल सा डेफिनेशन है। और आप या तो पूरा डिटेल में लिख दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास फॉर इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। दोनों ही डेफिनेशन सही है, तो आपका दोनों का मीनिंग सेम है, बस आपका चीज़ों को एक्सप्रेस करने का जो तरीका हो गया वो दोनों में डिफरेंट हो गया। क्योंकि अगर आपने कह दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी फॉर यूनिट मास, तो सेम है, तो हीट कैपेसिटी तो है, और हीट कैपेसिटी क्या होता है कि इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो समझ में आ गया।
कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे जिस भी टेम्परेचर पे है, मान लीजिए वो 24 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर हमने यूनिट मास लिया सब्सटेंस का हमने यूनिट मास लिया, उसका अभी टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। अब इसका टेम्परेचर हमें 24 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस करना है। तो 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस करने के लिए 1 kg मास के लिए आपको कुछ ना कुछ हीट का रिक्वायरमेंट होगा, और जितने हीट का रिक्वायरमेंट होगा यूनिट मास के लिए 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, दैट विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यही ओवरऑल मास एम ले लें तो ओवरऑल मास एम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितने हीट का रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यही डिफरेंस है, दोनों में आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज होता है, बट डिफरेंस क्या है, हीट कैपेसिटी पूरे ओवरऑल मास एम के लिए होता है एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेशली फॉर यूनिट मास के लिए होता है। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। तो देखिए अब दोनों में एक और यूनिट का डिफरेंस भी आ जाएगा। यूनिट का डिफरेंस कैसे आएगा, हीट कैपेसिटी इक्वल टू, देखिए डेल क्यू बाई डेल टी है, डेल क्यू बाई डेल टी का मीनिंग क्या है, हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू जूल पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए निकालें तो इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस जो इसका रहेगा, सी डैश के लिए जो यूनिट है जूल पर डिग्री सेल्सियस एंड डिवाइड बाई आपका मास एम बी, तो मास का यूनिट क्या होगा, केजी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए आपका यहाँ से यूनिट आ जाएगा जूल डिग्री सेल्सियस इनवर्स केजी इनवर्स, और हीट कैपेसिटी के लिए यूनिट क्या आएगा, जूल डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो इस तरह के दोनों के यूनिट में भी डिफरेंस आ जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैलोरीमीटर। नाउ व्हाट इज कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर एक इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ये हमारे लैब में है, कभी मौका मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। तो ये कॉपर का एक हीट का एक सिलेंड्रिकल पॉट की तरह होता है, ठीक है, जैसे ग्लास होता है ना, ऐसे कॉपर मेटल का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल शीट से बना होता है, और इसके अंदर एक वायर होती है पतली सी, ठीक है, और एक आपका एक होल होता है, उसमें आपका थर्मामीटर को, जिससे कि थर्मामीटर से अंदर का टेम्परेचर लिया जाए। तो जो ग्लास जो शीट होता है सिलेंड्रिकल जो पॉट की तरह होता है, उसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड लेते हैं या फिर लिक्विड में सॉलिड को फिर किसी बॉब को रखा जाता है, दोनों का दो ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर अलग अलग हो उनको मिक्स किया जाता है, और इसको जो बाहर के एटमॉस्फेयर से इसको आइसोलेट करने के लिए एक वुडन कवर होता है, ठीक है, एक वुडन कवर होता है, और उसके अंदर एक कॉपर का सिलेंड्रिकल ग्लास की तरह होता है पॉट होता है, इसमें एक इस तरह की थिन वायर होती है, और थर्मामीटर से टेम्परेचर लिया जाता है अंदर के मिक्सचर का। तो इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है, और इसका यूज किसके लिए करते हैं कि जब हम दो ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर, दो सब्सटेंस जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, और जब उन्हें मिक्स करते हैं, जब दो सब्सटेंस जिनका टेम्परेचर अलग अलग है जब उनको मिक्स करते हैं, तो उसमें आपका कितना हीट का लॉस्ट हो रहा है या कितना हीट गेन कर रही है कोई बॉडी, इसका मेजरमेंट इस तरह के कैलोरीमीटर से करते हैं। तो कैलोरीमीटर एक तरह का एपरेटस होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है, और इसकी हेल्प से जब हम दो ऑब्जेक्ट दो सब्सटेंस जिनका टेम्परेचर अलग अलग है उनका मिक्स करते हैं, तो उनमें हीट का लॉस या हीट का गेन, हीट का लॉस और हीट का गेन कैसे होता है, अगर हमारे दो सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पर हैं, तो जो टेम्परेचर हायर है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसे हम कहेंगे हॉट बॉडी, एंड जिसका टेम्परेचर कम है उसे हम कहेंगे कोल्ड बॉडी। एंड जब आप दोनों सब्सटेंसेस को एक साथ लाओगे तो वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होगा। हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, हीट का ट्रांसफ़र होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। मेन जो हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका टेम्परेचर क्या करेगा, वहाँ से हीट का फ्लो होगा लोअर टेम्परेचर की तरफ, और ऐसे में जो हॉट बॉडी है उसमें से हीट का लॉस्ट होगा, एंड जो कोल्ड बॉडी है वो हीट को गेन करेगी। तो कैलोरीमीटर का जो प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का वो यही है, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू द हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। जब दो सब्सटेंस जो अलग अलग टेम्परेचर पे हैं जब उन्हें एक साथ लाया जाता है तो दोनों में हीट का ट्रांसफ़र होता है, और हीट का ट्रांसफ़र कब तक होगा, जब तक दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। हमें कंसीडर करें हमारे पास एक सब्सटेंस ये है, दूसरा सब्सटेंस ये है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है T1 एंड इसका टेम्परेचर है T2। जब ये दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आएंगी, इनके टेम्परेचर में क्या होगा, इनके यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होगा। हमें कंसीडर करें कि हमारा जो T1 है
वो T2 से ज़्यादा है। मीन्स T1 क्या हो गया आपका हॉट बॉडी हो गया है एंड T2 हो गया है आपका कोल्ड बॉडी। तो हीट का ट्रांसफर कहाँ से होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होगा और उसके बाद में एक टाइम के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और हीट का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडी का, दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर का सेम हो गया, क्या हो गया, फाइनल T हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हीट का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हीट का लॉस क्या होता है आपका, डेल क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू होता है MC डेल T, यही होता है। तो यहाँ पे डेल T क्या होगा, यहाँ पे डेल T होगा, पहले टेम्परेचर T1 था, अभी टेम्परेचर T हो गया है, तो डेल T क्या हो जाएगा, T1 माइनस T। ये समझ में आया। सेम सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा, ये कोल्ड बॉडी थी, इसने टेम्परेचर को लिया है, ठीक है, इसका टेम्परेचर पहले T2 था, अब इसका टेम्परेचर T हो गया है। अब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, दैट इज इक्वल टू, आप चाहे तो T2 माइनस T करेंगे ना, लेकिन क्योंकि कोल्ड बॉडी थी तो यहाँ पे T की वैल्यू T1 से T2 से ज़्यादा है, इसने हीट को गेन किया है। यहाँ पे हीट का लॉस हुआ है, ये बॉडी कोल्ड थी, सॉरी हॉट बॉडी थी, T1 T से ज़्यादा था, इसलिए T1 माइनस T किया है। ये बॉडी सेकेंड बॉडी T2 वाली बॉडी क्या है, कोल्ड बॉडी है, यहाँ पे हीट का क्या हुआ, गेन, इसने हीट को गेन किया है। मीन्स अब जो आपका न्यू टेम्परेचर T है वो T2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होगा T माइनस T2। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू द हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी क्या होगा, हीट डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, MC डेल T फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट बॉडी का मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है और फर्स्ट सब्सटेंस का मास M1 है, तो इसका हीट लॉस बाई हॉट बॉडी क्या हो जाएगा, इसका हीट में चेंज कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू M1 C1 डेल T विल बी इक्वल टू T1 माइनस T। T1 माइनस T क्यों किया है, क्योंकि पहले हमारा टेम्परेचर हॉट बॉडी का ज़्यादा था, जब वहाँ से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, हीट का लॉस होगा, तब इसका टेम्परेचर T आ जाएगा, तो यहाँ पे T1 माइनस T आएगा। नाउ इट विल बी इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी। तो कोल्ड बॉडी का में हीट का चेंज क्या हो जाएगा, हमें कंसिडर करें सेकेंड बॉडी का क्या है, मास M2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 है और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा T माइनस T2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा M1 C1 T1 माइनस T विल बी इक्वल टू M2 C2 T माइनस T2। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और इस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स होते तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास दो अलग अलग सब्सटेंस है, फर्स्ट का मास M1 है, हीट कैपेसिटी C1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है, टेम्परेचर T1 है। सेकेंड सब्सटेंस का मास M2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 है, टेम्परेचर T2 है। और दोनों को जब मिक्स किया गया उनका फाइनल टेम्परेचर T हो गया है, तो वो इस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के रूल को फॉलो करेंगे। इसी पे जो चीज़ गिवन है उनकी वैल्यूज को पुट करके, जो हमें गिवन नहीं है, जो वैल्यू में फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।